Very, very good afternoon to all the viewers of Sabrang India. We meet at a better time. This is the post the June 4th counting of the 2024 elections. And we have with us a very, very important guest from the heartland, Uttar Pradesh, Kanpur. Subhashini Ali, a dear friend, a very, very veteran comrade, and of course, a Politburo member of the CPIM. But very, very importantly, a Kanpuri, a really rooted person from the city of Kanpur, which has got a history of its own. सुभाषिनी जी, उत्तर प्रदेश ने वाकई ही उम्मीद जगा दी लोकतंत्र की, ये देश की। हालांकि मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपके साथ बात होती रहती थी, मगर साथ साथ सबरंग में भी हमने 4 लेख छापे थे जहां पे हमने तकरीबन इस तरह के फिगर्स दिए थे, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आपका जो विश्लेषण है कि उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब लोग जानते हैं यहाँ से 80 सीट है लोकसभा की। और जो सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिली है 2014 के बाद से, वो उत्तर प्रदेश से ही मिली है। तो अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने, योगी ने बहुत ध्यान दिया, बहुत समय लगाया। ये जो इतना लंबा चुनाव अभियान चला, ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको इतना लंबा बनाया ताकि उनके जो प्रमुख प्रचारक थे, मोदी, वो ज्यादा से ज्यादा रैली कर सके, ज्यादा से ज्यादा इलाकों में जा सके। इस तरह से उन्होंने इस बहुत ही लंबे चुनाव अभियान को तय किया। दरअसल इस लंबे चुनाव अभियान का फायदा जो इंडिया गठबंधन है उसको भी मिला, और उत्तर प्रदेश के लिए जो समय मिल गया कांग्रेस को और सपा को अपने गठबंधन को मजबूत करने का, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप जानते हैं, आरएलडी बिल्कुल ऐन मौके पर गठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ चली गई। और मायावती जी की जो बीएसपी है, उन्होंने भी गठबंधन में शामिल होने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। दूसरी बात यह है कि मेरी अपनी समझ है कि अब की बार अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त भूमिका अदा की है इस पूरी जीत में। और उसके लिए 2-3 बातें हमको याद करनी चाहिए। एक तो उन्होंने जो कैंडिडेट्स चुने, और निश्चित रूप से कैंडिडेट का इतिहास और उसके साथ साथ उसका जाति आधार, उसको देख के जो उन्होंने कैंडिडेट्स चुने, उसका बहुत बड़ा लाभ इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला। और उन्होंने जो ये ऐलान किया कि उनकी जो सरकार बनेगी या उनकी जो लड़ाई है वो पीडीए को मजबूत करने की है। उन्होंने शुरू से ही, मतलब चुनाव अभियान शुरू होने से पहले पहले तो जातीय जनगणना की बात की, और फिर पीडीए की बात की। और पीडीए का है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ए से उन्होंने कहा आधी आबादी, यानी कि महिला। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और महिला, इसका उन्होंने एक गठबंधन या जातीय गठबंधन बना करके इसका ऐलान किया कि हम इसके लिए काम करेंगे और इसकी जीत के लिए कोशिश करेंगे। अब ये बिल्कुल एक नई चीज थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले 2-3 चुनावों का की समीक्षा जो की, तो उसमें से निकल करके आया कि उनको जो वोट मिला है वो दरअसल इन्हीं तबकों से मिला है। दलितों का कम, का अल्पसंख्यकों का ज्यादा, और निश्चित रूप से जो महिलाएं उन समुदायों के साथ जुड़ी हुई हैं उनका। तो ये जो उन्होंने पीडीए गठबंधन का ऐलान किया, मुझे लगता है कि इससे एक उत्तर प्रदेश में जो तमाम लोग इस सरकार की नीतियों से बहुत पीड़ित थे, उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। क्योंकि अगर हम देखें कि ये कौन है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं कौन हैं,
ये समाज के सबसे ज्यादा गरीब हिस्से हैं, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा पीड़ित। और जब आपने पीडीए का नारा दिया, फिर उसके साथ आपने नौकरियों की बात को उठाया, आपने महंगाई की बात उठाई, और बहुत बड़ा जो सवाल है, एक तरफ जो पेपर लीक की बात है, हम्म। क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, जिनका असर करीब 60 लाख लोगों पर, जो नौजवान और नवयुवतियां इन एग्जाम को देने के लिए पहले तो उन्होंने पढ़ाई की, अपने माँ बाप का बहुत पैसा खर्च किया, उसके बाद बहुत परेशानी उठा करके भरी हुई ट्रेनों में, भरी हुई बसों हम्म। में वो केंद्रों पर पहुंचे। वहां बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, यानी पानी का इंतजाम नहीं, टॉयलेट का इंतजाम नहीं। हमने तो खुद कानपुर में देखा, रेलवे स्टेशन पर किस तरह से प्लेटफॉर्म पर ये तमाम बच्चे पड़े हुए थे। तो खर्चा और परेशानी, फिर जाके बैठे वो इम्तिहान में, और उसके बाद पता चला पेपर लीक हो गया। देखोगे। तो इसका तो एक जबरदस्त असर लाखों नौजवान नवयुवतियों पर ही नहीं, बल्कि उनके तमाम परिवार के लोगों पर ही पड़ा है। तो ये गिनती फिर करोड़ों में पहुंच जाती है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक का माहौल था, चूंकि उत्तर प्रदेश में SC ST OBC और अल्पसंख्यकों का स्कॉलरशिप का पैसा बिल्कुल ही बंद हो गया है, उनको मिल नहीं रहा है, चूंकि सरकारी स्कूल बहुत बड़ी संख्या में बंद हो गए हैं, तो इस पूरे संदर्भ में ये बात के भारतीय जनता पार्टी 400 पार चाहती है, क्योंकि वो संविधान को पूरी तरह से बदल करके रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है, तमाम अधिकारों को खत्म करना चाहती है। इसका बहुत असर पड़ा। और यहाँ मैं बता दूं, क्योंकि इन नेताओं ने इस बात को नहीं कहा, मुझे पता नहीं क्यों, कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि हम संविधान को बदलेंगे। जो हमारे ये लल्लू सिंह हैं, जो अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MP थे, उन्होंने अपने भाषण में इस बात को कहा कि 400 पार हमको चाहिए संविधान में परिवर्तन करने के लिए। उनकी एक और महिला नेता है, उन्होंने एक परशुराम जयंती के समय कहा था कि जो लोग हमारे जूतों को साफ करते थे, अब वो हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बातें नहीं हो रही थी, उनकी तरफ हम्म। से भी ये आपत्तिजनक बातें हो रही थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण शायद अयोध्या है। अयोध्या में मतलब लोग समझते सिर्फ मंदिर है वहां पर, लेकिन मंदिर के अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नाराज भी हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी जमीनें खतरे में हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन अगर अयोध्या की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामाजिक बनावट को हम देखते हैं, तो वहां निश्चित रूप से पिछड़ों में यादवों की बहुत बड़ी संख्या है, मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है, और दलितों की भी बहुत बड़ी संख्या है। और यहाँ पर सपा ने जो अपना एक बहुत ही जनप्रिय दलित उम्मीदवार खड़ा किया, अवधेश प्रसाद जी, आप शायद जानती भी होंगी, हम लोग जी सब जी। जानते हैं उनको, जी जी। बहुत अच्छे आदमी हैं, और शायद 5 बार से विधायक भी रहे हैं। उनको जब उन्होंने पार्लियामेंट का टिकट दिया, तो एक नया जोश जोश। वहां पर पैदा हुआ। जी, लोग और बात भी करते थे फोन पे, इतने उत्साहित थे कि हमको जिताना ही है, जिताना ही है। जी, और इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है, और वो है जो बसपा में जो कुछ हो रहा है। हम्म। आपको को याद होगा कि शुरू शुरू में बसपा में जो मायावती जी के भतीजे हैं, उनको आगे लाया गया, और वो बहुत जोरदार तरीके से भाजपा के ऊपर हमला कर रहे थे। मतलब उनके भाषण सुनते सुनते ऐसे लगते थे कि प्योर अम्बेडकर एक जुझारू भाषण हो रहा है। और जी जो भी जी, बातें हो रही थी कि एंटी बसपा बीजेपी, डरी एंटी हुई है, बीजेपी। बसपा डरी हुई है, बसपा गठबंधन को इसलिए नहीं इसलिए नहीं शामिल हो रही है क्योंकि CBI से डर है, वगैरह वगैरह। आकाश आनंद की बातें सुनकर ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल वो डरी नहीं है बसपा में। लेकिन जो भी हुआ, 2 बातें हुई जिसका बहुत जबरदस्त असर, खास तौर से जो मायावती जी के वोटर हैं, जो जाटव
समुदाय के लोग हैं, और उनके साथ जो बहुत ही सालों से काशीराम जी के बाद से DS4 के जमाने से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये दो घटनाओं ने बहुत उनको धक्का पहुंचाया। एक तो उन्होंने अपने भतीजे को बिल्कुल चुनाव अभियान से अलग कर दिया और कहा कि ये इसमें इसमें परिपक्वता नहीं है, मैच्योर नहीं है, इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। और दूसरा, जौनपुर में जहां पर उन्होंने एक अपराधी हैं धनंजय सिंह जो बंद थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया था मायावती जी ने। तो दो बातें हुई, एक तो वो जो भतीजे जी थे वो हट गए चुनाव के अभियान से, और दूसरा जो धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया था मायावती जी ने, वो टिकट भी कट गया और उन्होंने अपना उम्मीदवार बदल दिया, दूसरा उम्मीदवार दे दिया। अब इससे हमारे यहाँ के लोग बहुत ही राजनीतिक तौर पर चेतन लोग हैं। खास तौर से ये जो जाटव समुदाय है, ये तो शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से उसका एंटेना बहुत ही शार्प है, और इन चीजों ने काफी उनको धक्का पहुंचाया। और उनको लगा कि हो सकता है दो बातें हुई, या तो उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि मायावती जी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर रही हैं। अगर ये नहीं भी समझा उन्होंने, तो उनको ये तो लगा कि वो भाजपा को हरा नहीं सकती हैं। ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है, ये जो आरक्षण और डॉक्टर बाबा साहब द्वारा दिए गए तमाम अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, इस चुनाव में मायावती जी इसको नहीं लड़ सकती हैं। तो एक तरह से जिसको कहते हैं खून का घूंट पी करके उन्होंने फैसला किया कि वो इस गठबंधन को वोट देंगे। और हम हमें लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि जब हमने हाथी की जगह साइकिल का बटन दबाया तो हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी इसमें वोट देना। वर्षिनी जी, ये सुनते हुए मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आज जो अखबारों में छपा है, उत्तर प्रदेश के भी और दिल्ली बम्बई के भी, कि मायावती जी का जो बयान आया बहुत खराब है यार। हाँ, उसमें मतलब आप ये नहीं आप मान रहे हैं कि आपके खुद के जातक वोट किसके हैं, मगर आप पूरा का पूरा जो जिसका बोलते हैं ब्लेम, पॉलिटिकल ब्लेम जो है आप मुसलमान के ऊपर डाल रहे हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है, मायावती जी ने ये इससे पहले भी ऐसे पहले बातें की है कि नहीं, हमने इससे उनको पहले भी उनके एक उन्होंने मिनट, ये बात हमने कही। उनको कैंडिडेट्स दिए हैं, तो आप अब हमको ही वोट दो और किसी को वोट दो नहीं दो। नहीं, वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। मुझे लगता है कि ये उनको और नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोटरों ने उनको वोट नहीं दिया। अगर आप आजमगढ़ में देखिए जहां उनका मुस्लिम कैंडिडेट था, तो उसको 1 लाख से ज्यादा वोट मिल गए। उसमें जाटव वोट भी मिलेगा उनका, मतलब, और लेकिन इसके साथ मुस्लिम वोट भी है। लेकिन वो ऐसा कह करके, जो ये दोनों समुदाय हैं जिन्होंने समय समय पर बहुत साथ दिया है, जी वो दोनों के बहुत चोट पहुंचा रही हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो ये समझने से इनकार कर रही हैं कि उन्होंने क्यों एग्जैक्टली exactly. इस गठबंधन को वोट दिया। जो वो आप कितने राजनीतिक चेतन की परेशान है। बात कर रहे हैं, जो आप राजनीतिक चेतन की बात कर रहे हैं, वो एक नहीं, वोटर या मतदाता का पॉलिटिकल चॉइस होता है कि उस वक्त वो कहाँ पे नहीं, वोट डाले। मैं उस बात को नहीं कह रही हूँ, चॉइस की बात मैं नहीं कह रही हूँ। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और मोदी सरकार का जो डबल इंजन है, वो तो हमारे अल्पसंख्यक समाज को रौंद रहा है। और इसी सरकार के चलते सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, सबसे ज्यादा हिंसा दलितों के खिलाफ हुई है। आप सोचिए, आपके रमाबाई नगर के बाद ये पहली घटना उत्तर प्रदेश में हुई है चुनाव से कुछ ही दिन पहले, जब एक दलित बच्चे को पुलिस की गोली के द्वारा मारा गया है रामपुर में, मिलक में। तो ये सब बातों को न सोच करके, इन पर ध्यान न देते हुए, ऐसा अगर वास्तव में वो ध्यान देती तो शायद उनको इंडिया गठबंधन का हिस्सा खुद बनना चाहिए था। वो बात छोड़िए, हाथरस का लेकिन कांड हुआ है, उन्नाव का कांड हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है। चुनाव से 1 महीना पहले ये बच्चा मरा है जो 9th का स्टूडेंट था। और वो आपको मालूम है किन परिस्थितियों में, वहां ऐसी जी कोई बात नहीं थी, गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो वहां उस जगह पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे,
उनके पास हाथ में लकड़ी भी नहीं थी, लाठी भी नहीं थी, लेकिन गोली चला दी गई और एक बच्चा मर गया। मतलब हम गए थे वहां, और जो वहां लोग थे उन्होंने पिछले इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन ये जो घटना हुई उससे वो एकदम मतलब सत्ते में चले गए। उनके समझ में ही नहीं आ रहा था ये गोली कैसे चली, क्यों चली। बहुत ज्यादा परेशान थे लोग। तो मेरा कहने का मतलब है इन सब चीजों पर भी, एक तो भाई कोई किसी को वोट देता है वो एक अलग बात है, लेकिन क्यों ये लोग गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, कितना वो परेशान है, कितना वो अपने आप को खतरे में और संकट में महसूस कर रहे हैं। ये नौकरियों से वंचित हैं बिल्कुल, किसी भी तरह का मतलब उनको सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे दलित हो। इसलिए उन्होंने मतलब गठबंधन को वोट देने का काम किया। इसको समझने के बजाय उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो बहुत ही संवेदनहीन था। ये जो डबल इंजन सरकार की बात जो आपने उठाई, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत कहे, क्योंकि ये बहुत सारी चर्चा चल रही थी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स में कि शायद योगी मोदी को हराना चाहते हैं ये इलेक्शन में, और इसलिए ये हुआ है, गठबंधन का कुछ खास नहीं। मतलब बहुत सारी, आपको पता ही है कि इस तरह की बातें हवा में घूमती रहती है। तो ये डबल इंजन सरकार का रोल क्या रहा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहा ये इलेक्शन में, एक बात। और दूसरी बात, यही डबल इंजन सरकार ने किस तरह ये पूरे एनकाउंटर किलिंग्स और एक भय और डर का वातावरण फैलाने का काम, जिसका जिक्र आपने किया। मैं जहाँ कानपुर में रहती हूँ तो बगल में कानपुर देहात है, जहाँ पर राजपूत वर्चस्व की जगह है, और वहां राजपूतों ने एक राजपूत भाजपाई को ही जिताया है। तो ये बात मुझे मेरे गले नहीं उतर रही है। बात देखिए, चुनाव में जो ये कहते हैं कि उन्होंने मैसेज दे दिया, ये मैसेज ऐसेज की बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर कोई मैसेज देता है तो सबको पता चल जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता अपने भविष्य को इतने खतरे में डालेगा कि वो मैसेज देगा अपने समर्थकों को या अपने जाति के लोगों को। और यहाँ तक हुआ कि उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो ये तो बातें सब फिर खुल जाती है। अगर आपको और हमको लोग बता रहे मीटिंग बुलाई, तो फिर मोदी और अमित शाह को भी मालूम होगा कि मीटिंग बिल्कुल। बुलाई कि नहीं बुलाई। कैराना वो जगह है जहां पर आपको मालूम है कि पलायन अमित की बात शाह हुई, ने खुद पलायन। कैंपेन किया था कि सब हिंदू छोड़ रहे हैं, भाग हाँ, रहे हैं, पलायन की बात, जी जी जी। पलायन की बात। और वहां पर एक मुस्लिम महिला गुर्जर एक हिंदू गुर्जर सिटिंग एमपी को हराती है। तो ये कोई मैसेजिंग और सिग्नलिंग की बात नहीं है, ये जनता ने लड़ा है इस चुनाव। हम्म। और ये इसमें किसानों की समस्या, एमएसपी की बात, किसान आंदोलन को जैसे कुचलने की कोशिश की गई, वो बात, ये सारी बातें जुड़ करके आगे आई हैं। और निश्चित रूप से देखिए, जब एक गठबंधन होता है जो लगता है कि बढ़ेगा आगे, तो उससे जो वोटर हैं उनके अंदर भी एक उत्साह पैदा होता है उनको वोट देने की। और हर चरण में हमने देखा कि ये और भी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, खास तौर से नौजवान को। अब ये नौजवान फर्स्ट वोटर, ये दरअसल बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत रहा है, ताकत, जी। बहुत बड़ी ताकत रहा है इसके पहले। लेकिन अब की बार, और भाई इनमें भी जातियां हैं, तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये जो यूथ है, ये जो फिर गठबंधन की रैलियों में दिखाई देने लगा, इससे अब बिल्कुल दिखाई देने लगा कि चीजें उत्तर प्रदेश में बदलने जा रही, यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। और मैं बताऊं, हम लोग जो ये देख रहे थे, हमने आपसे भी कहा था ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस चुनाव को राजनीतिक दलों ने जितना लड़ा, या जो उनका योगदान है, उससे ज्यादा जनता ने ये चुनाव लड़ा। अलग अलग समुदाय ने ये चुनाव लड़ा है, अपने फैसले करके उन्होंने आगे बढ़ करके चुनाव में वोट देने का काम किया। ये बिल्कुल एक जनता का लड़ा हुआ चुनाव है। हमने महाराष्ट्र में भी ये पाया है कि हाँ, अलायंस के, इंडिया अलायंस के, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के ज्यादातर, मैं कहूंगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बहुत ही सलीके से अपना कैंपेन चलाया।
जो हम कभी नहीं सोचे थे कि महाराष्ट्र के लोग ऐसी चीज देखेंगे। और उसमें से जो वामपंथी हमारे जो दल हैं और वामपंथी दल के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने भी बहुत ही मतलब मदद की। मगर साथ साथ जनता आवाम बढ़ बढ़ के अपना काम कर रही थी। तो ये जो बात आपने रखी उत्तर प्रदेश की, वो तो बिल्कुल सही है। मगर साथ साथ जैसे आपने कहा तीसरा चौथा चरण जैसे पिकअप होते रहा, मतलब कैंपेन पिकअप होती गई, तो हमने ये भी पाया कि कांग्रेस के लीडर और अखिलेश जी, मतलब जैसे खास तौर से मैं राहुल गांधी, प्रियंका जी और अखिलेश जी की बात करूंगी। उनकी जो उनके आगे आने के तरीके और बातचीत करने के तरीके, कैंप और आपस में जो एक रिश्ता लोगों में नजर आ रहा था, उससे भी मुझे लगता है कि उत्साह बढ़ा लोगों में। एक चीज मैं कहूंगी कि मैंने जो 1 तारीख को मैं बनारस में थी, जिस दिन बनारस में वोटिंग हुई है, और आप सोचिए ये नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है, और वहां मैंने उनके जो लोग बैठे थे टेबल पर, उनके अंदर उत्साह नहीं था। उनके अंदर ना नारेबाजी, ना बड़े फोटो, ना मतलब इतना ठंडा माहौल था कि मैं भी हैरान हो गई कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। तो इससे पता चलता है, इस पर भी थोड़ा सा पता लगाना चाहिए कि ये क्या हम लोग सिर्फ देख ही रहे थे, हाँ। इसके पीछे सच्चाई नहीं है, या वास्तव में भाजपा के अंदर भी क्या इस समय कुछ मायूसी थी, या लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम तो जीत ही रहे हैं। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन निश्चित रूप से मैंने देखा कि उनके जो काम करने वाले लोग थे, उनके अंदर उस तरह का उत्साह, उस तरह का मतलब हमलावर रुख, हाँ। वो हमको अब की बार यहाँ कई जगहों पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। इस पर कहीं मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, ना किसी एनालिस्ट ने इस पर कुछ कहा है। मुझे लगता है, फिर आखिरी बात जिस पर मुझे ज्यादा दिलचस्पी है कि भाई महिलाओं ने किसको वोट अब दिया। मैं यही आने वाली थी, क्योंकि दिल्ली वाले पत्रकार ये कह रहे थे कि वो 5 किलो अनाज से महिला तो देगी वोट भाजपा को। देखिए, मैं तो बात बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और हम्म। जो लोग ये बात कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद कभी राशन का अनाज खाया नहीं, क्योंकि ये जो 4 और 5 किलो कहीं नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में, 4 किलो ही मिलता है, 1 किलो पहले से ही चुरा लिया जाता है। इसके साथ साथ जो सस्ता राशन इसके अलावा अतिरिक्त मिलता था, वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और तमाम भाजपा शासित राज्यों में बंद कर दिया गया है। ये लोग केरला में नहीं जानते हैं, अगर जानते होते तो शायद इस तरह से वोट नहीं करते कि यहाँ नहीं मिल रहा है। 4 किलो मिल रहा है, और वो भी मोटा अनाज, कहीं बाजरा दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं। वो बहुत अच्छा नहीं है खाने में। और वो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से और लोग कहते हैं, और जिस तरह के भाजपा के नेता, और आखिर में नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मेरा दिया हुआ अनाज खा रहे हो, बहुत ही खराब थे। अपमानजनक है। और बिल्कुल। आप 4 किलो दे करके एहसान जता रहे हो, आप लोगों को भीख के तौर पर दे रहे हो, और आप सिलेंडर का दाम 1200 रुपए कर रहे बड़ा। हो। आप खाना पकाने का तेल का दाम मतलब दूने से ज्यादा हो गया है। सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। और ये 4 किलो के अलावा जो अनाज उस गरीब परिवार को खरीदना है मार्केट से, उसका दाम कितना हो गया है, उस पर आप जीएसटी भी लगाते हो। तो ये सारी चीजों को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। गरीबों के लिए इस तरह से हमको बात नहीं करनी चाहिए। और ये भी बहुत। मैं बता दूं, वो ये भी जानते थे कि कोई भी सरकार आएगी तो ये बंद होने वाला नहीं। तो ये 4 किलो अनाज की बात नहीं है। फिर वो जो कहते हैं इतने शौचालय बने, अरे मैंने जाकर देखा है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर सीवर लाइन नहीं है, वहां वो शौचालय किस काम का। और सही बात। शौचालय का पूरा पैसा भी नहीं मिलता, मतलब बहुत सारे घपलेबाजी है उसमें। जो उनको गरीबों को घर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। ये सारी बातें हैं। हम नहीं कहते ये पत्रकार तो इस पे भी नहीं चर्चा करते कि इसके प्रचार के पीछे आप और हमारा कितना पैसा, जनता का पैसा कितना खर्चा हो रहा है ये प्रधानमंत्री के प्रचार के पीछे। तो ये छोड़िए, एनालिसिस तो अभी राजनीतिक तौर पे तो वो पत्रकार ये करना ही मैं छोड़ दे। समझती हूँ कि महिलाओं के वोट का भी की भी समीक्षा जी। ज्यादा होनी जी। चाहिए। जी। जी। क्योंकि एक तरफ तो ये बात सही है, देखिए, जो भाजपा का प्रचार तंत्र है, हम्म। उसने एक चीज तो लोगों के अंदर पैदा की है कुछ हद तक, कि इनके समय में कानून व्यवस्था सुधर गई। ये उन्होंने एक जो अ,
एक जो संदेश दिया है, मुझे लगता है ये कुछ हद तक लोगों ने स्वीकार भी किया है। लेकिन जो लोगों के रोज की जिंदगी है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। गुंडागर्दी, हम्म, डकैती, चोरी, बलात्कार, लड़कियों को छेड़ा जाना, ये तो सब चरम पर है। तो आप केवल, जो बहुत गलत है, दो तीन नामी गिरामी जो तथाकथित अपराधी हैं, आप उनको मतलब जिस तरह से गोली से मार डालते हैं या हम्म, कुछ भी हम्म, करते हैं या बुलडोजर से उनके घर को तोड़ देते हैं, ठीक है। जो आपने ध्रुवीकरण किया है समाज में, उससे कुछ हद तक हो सकता है लोग उसको बहुत अच्छा समझें, लेकिन जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो तो बिल्कुल इससे अलग है ना। कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ के राज्य में लोग सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और खासतौर से महिलाएं बिल्कुल नहीं। हम्म, और ये भी बात अब सारी महिलाओं के बीच में नहीं, लेकिन समाज में काफी हद तक गई है कि ये लोग बलात्कारियों की मदद करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको मतलब पूरी तरह से मदद करते हैं। ये जो पहलवानों वाला मामला है कैसरगंज में, मुझे लगता है कि जो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का लड़का है, उसको अपने बाप से बहुत कम वोट मिला है। जीत तो गया लेकिन कम हाँ। वोट। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं और है। अजय सिंह टेनी तो हार गए, जो चीनी जिन्होंने, तो हार हाँ। गया था, वो तो हम्म, किसानों हाँ। के गुस्से की वजह से। हम्म। लेकिन जो महिलाओं का सवाल है, जी। मुझे लगता है कि हम लोग भी इसको जितना ले जा सकते थे और ज्यादा ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल। आगे भी बहुत बड़ा ये मुद्दा है, और इसका हमने देखा कि कर्नाटका में 2 दिन के अंदर वो रेवन्ना हार गया। बिल्कुल जो हार ऊपर बैठा था गया। वो हार गया, और निश्चित रूप से उस टेप की वजह से ही हारा। बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और हम लोग सबको, राजनीतिक दल इस मुद्दे पर ज्यादा बोलते नहीं है, वो हम्म, महिला उत्पीड़न पर ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन सही है। हम लोगों को ज्यादा बोलना है, ज्यादा इसका प्रचार करना है। अभी भी ऐसा नहीं कि बीजेपी खत्म हो गई, चली गई है। नहीं, वो नहीं। लगता है उनकी सरकार भी बन जाएगी, यूपी में तो जी। उनकी सरकार नहीं। तो ये हम्म, अभियान चलाना बहुत जरूरी है। और ये जो सारे मुद्दे हैं, ये सिर्फ चुनाव के साथ खत्म नहीं होने चाहिए। हम तो उम्मीद करेंगे कि नहीं, जिन राजनीतिक दलों को इतना बड़ा फायदा इन मुद्दों से मिला है, वो इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी हाँ, करेंगे। बिल्कुल क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की संघर्षों को दबाने की ताकत बहुत घट गई है, सही है। बहुत कम हो गई है। संघर्षों का रास्ता एक तरह से खुल गया है। खुल गया है। ये एक बहुत बड़ा, हमको लगता है, इस चुनाव का नतीजा होगा। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। आखिरी सवाल, दो बड़ी बड़ी चीजें हुई 2016 में एक, और फिर 2021 में दूसरी। एक सरकार की गई हुई थी, मोदी की गई थी, और दूसरी हमारी, आप सोचे कि नेचुरल डिजास्टर था। एक मतलब नोटबंदी, और दूसरी में अपना महामारी। अभी नोटबंदी में जिस तरह मैंने खुद पाया, क्योंकि मैं बनारस, आपको पता है, पूर्वांचल काफी आती जाती रहती हूँ, जो पूरा इनफॉर्मल सेक्टर को मारा गया नोटबंदी से। और वो तो बाकी उत्तर प्रदेश में भी असर हुआ है, और बाकी भी राज्यों में और देश में हुआ है। और महामारी में जिस तरह उत्तर प्रदेश में लाशें कानपुर से लेके, जौनपुर से लेके बनारस तक बही है, लोगों को ये याददाश्त नहीं रहती क्या? मतलब ये मुझे आपको सवाल करना है, हमदर्दी से, आलोचना की तरह से नहीं, कि मतलब इतने बड़े हादसे, एक आर्थिक हादसा और दूसरी तरह पर्सनल हादसा, लॉसेस ऑफ लाइव्स, लोग जाते हैं हमारे परिवारों से, इस तरह जाते हैं कि सरकार के पास सही ढंग से अस्पताल, पब्लिक अस्पताल चलाने की कई क्षमता नहीं है। तो लोग ये चीजें कैसे भूल जाते हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, हम्म, वो बहुत पट्टी लगा देता है बहुत सारे लोगों की आंखों में। और आपको याद होगा कि अभी तक, इस चुनाव के पहले तक, 6 महीने पहले तक, पिछले चुनाव तक, कई कई लोग कितनी भद्दी बात कहते थे। हाँ, ठीक है, हमको नौकरी नहीं मिली, हाँ, हमको खाने को नहीं मिला, हम गरीब हैं, लेकिन मुसलमानों को इन्होंने ठीक कर दिया। हाँ। आपको याद होगा। जी। तो ये जो ध्रुवीकरण किया उन्होंने, इसका भी लोगों के ऊपर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टूटा है अब की बार। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के दौरान टूटा है,
ये टूटने लगा था। ये मैंने जो कहा ना, ये जो पेपर आउट हुए, हम्म, ये जो तमाम नौजवान, कभी किसी भर्ती हुई और फिर रोक दी गई, जो बैठे हुए हैं धरने पर 1 साल से उनको मारा जा रहा है, इन सारी हम्म, चीजों में और ये जो अग्निवीर वाला मामला हुआ, हम्म, इसके खिलाफ जो यहाँ प्रदर्शन, ये धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे तमाम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम से कब तक चलेगा। ये एक बात yeah, फिर सुनने में आने लगी। तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण है, अभी तक आपके गुजरात में हावी है, यानी बिल्कुल है, सच्चाई है, अभी तक वहां हावी है। तो बिल्कुल है। अपने आप जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से टूटता है। और अगर एक मजबूत विकल्प आता है, हम्म, अगर एक मजबूत विकल्प आता है, तो जो मतलब मजबूत और तमाम, क्रेडिबल, मतलब जिसको विश्वास हो लोगों में कि इसमें कुछ हो हाँ सकता है। हाँ, क्रेडिबल। तो देखिए पिछले चुनाव में भी सपा ने अपना परफॉर्मेंस पहले से बहुत ठीक किया, जबकि अकेली हम्म, लड़ी, हम्म, 111 सीटें उन्होंने जीती। तो एक उनके ऊपर एक विश्वसनीयता उनकी बढ़ी। और अब की बार जैसा कि मैंने कहा, ये इंडिया गठबंधन, फिर बाकी देश में क्या हो रहा है, और फिर यहाँ पर ये जो समय मिल गया इस गठबंधन को और मजबूत होने के लिए, और फिर जब वो केरला का चुनाव खत्म हो गया, फिर रायबरेली और अमेठी के डिसीजन हुए, ये सारी चीजों ने निश्चित रूप से जनता के अंदर जो नाराजगी थी उसको फिर एक विकल्प उसके सामने पेश किया कि तुम अपनी नाराजगी का इस्तेमाल कर सकते हो इस सरकार के ऊपर चोट करने की। वो ये जो, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, क्योंकि हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो लोगों के बीच में काम करते हैं, कभी कभी यही एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है हमारे पीछे कि आर्थिक सवाल पे करो या सामाजिक सवाल पे करो, जैसे कि ध्रुवीकरण। और मुझे लगता है जब तक आप दोनों सवालों पे साथ में मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक वो पूरा जो आप भी बोलते हैं ना, खुल गए रास्ते, वो खुले हुए रास्ते शायद हमारे लिए खुले नहीं रह सकते। तो इसलिए बहुत काम करने की जरूरत है आगे चल के। ये जो मौका हमें मिला है ये चुनाव के नतीजे से, उससे और भी चुनौती भी आई है और जगह भी खुली है कि हम और ही तेजी से हमारा काम बढ़ाएं। तो मुझे जो इस चुनाव के नतीजे से सबसे ज्यादा अच्छी चीज निकल करके जो मेरे लिए आई है, कि हम जिन चीजों को लेकर के लड़ना चाहते हैं, सामाजिक न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, आर्थिक समानता, उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए हमारा रास्ता निश्चित रूप से खुला है। और अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि भाई हम ये नहीं कर सकते, डर रहे हैं, मीटिंग नहीं हो सकती, डर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अब हमको लगता है वो डर बहुत हद तक खत्म हो गया है, और डराने वालों की ताकत भी बहुत कम हो गई है। तो हम्म। उन बड़े मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाइयां, हमारे अभियान अब और ज्यादा मजबूत होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषिनी जी, आप हमेशा हमें प्रेरणा देती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया।